Hi everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, this is lecture number 11 of electrochemistry और आज के इस वीडियो लेक्चर में we are going to discuss about the electrochemical cells. In fact, more precisely, we are going to discuss about the commercial electrochemical cells. बट लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स कि ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे बेस्ड एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं और वो किन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करे जाते हैं. सो लेट मी रिमाइंड यू दैट बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वंस अगेन. देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो सारे सेल्स, वो सारी बैटरीज जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए, किसी अप्लायंस को रन करने के लिए, वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आते हैं. तो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो डिवाइसेस होती हैं विच यूजेस अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जिनमें एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है सर्किट कंप्लीट करते ही, एंड एज अ रिजल्ट दैट स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इनफैक्ट थर्मोडायनेमिकली वी कैन से कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होने वाले सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं. बट उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया था स्टूडेंट्स कि ये जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, दे कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. ये फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड करे जा सकते हैं. द कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, कमर्शियल सेल्स एंड द नॉन कमर्शियल सेल्स. जिसमें से हमने उस वीडियो लेक्चर में नॉन कमर्शियल सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय लुइजी गैल्वेनी एंड अलेजेंड्रो वोल्टा. बोथ वर द इटालियन साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करा था. एंड द सेल दैट वाज डेवलप्ड बाय देम वाज नोन एज द गैल्वेनिक सेल और द वोल्टाइक सेल, जो नॉन कमर्शियल सेल्स के अंदर क्लासिफाई करा जाता है. नॉन कमर्शियल सेल से हमारा मतलब है वो सेल्स जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते, क्योंकि ये सेल्स ह्यूज और बल्कियर होते हैं. दे कंटेन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कंटेन द लूज वायरिंग एंड दे आर नॉट पोर्टेबल इन नेचर. ये सेल्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाते बिकॉज ये पोर्टेबल नहीं होते, सील पैक्ड नहीं होते, इन्हें आप किसी भी ओरिएंटेशन में यूज नहीं कर सकते. ये सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं. इन सेल्स को एक जगह बनाकर रख दिया जाता है और वहीं से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करी जाती है. तो नॉन कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर डेनियल सेल का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी अपने एक वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आज के इस वीडियो सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सब कैटेगरी, द कमर्शियल सेल्स. कमर्शियल सेल्स के बारे में याद रखिए स्टूडेंट्स, कमर्शियल सेल्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं विच आर स्मॉलर इन साइज. In fact, they are compact in size, light in weight, and hence they are portable in nature. In fact, आप एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे, जगह जगह दे रखी होगी कमर्शियल सेल्स की, कि कमर्शियल सेल्स आर यूज्ड टू जनरेट द पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी. पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी से हमारा मतलब यही है कि ये सेल्स खुद पोर्टेबल होती हैं और इन सेल्स को हम एट प्लेसेस कैरी कर सकते हैं. सो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जब सेल्स को डेवलप करा गया था तो सेल्स हमेशा से कॉम्पैक्ट नहीं होते थे. आज के डेट में तो आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे स्मॉल साइज के और कॉम्पैक्ट डिफरेंट तरह तरह के सेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमेशा से सेल्स ऐसे नहीं होते थे. पहली बार जब सेल्स बनाए गए थे वो बहुत ह्यूज और बल्कियर हुआ करते थे. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमने ग्रेजुअली सेल्स को कॉम्पैक्ट करा और हम उन्हें डेली लाइफ में डिफरेंट अप्लायंसेस में यूज करने लायक बना पाए. तो स्टूडेंट्स, कमर्शियल सेल्स के अंदर मेन फोकस इस बात पे दीजिएगा कि कमर्शियल सेल्स पोर्टेबल होते हैं. कमर्शियल सेल्स आर पोर्टेबल इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, लाइट वेट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स in the form of paste. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
ये तो याद रखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोर्टेबल का मतलब है कि वो स्मॉल साइज के होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें कैरी कर सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पे। बट ये भी याद रखिएगा कि अनलाइक द नॉन कमर्शियल सेल्स, इन कमर्शियल सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होती हैं वो जनरली सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में या जेल की फॉर्म में यूज होती हैं, सो दैट ये सेल्स किसी भी ओरिएंटेशन में यूज करे जा सकते हैं। आपको यह जरूरी नहीं है कि इन सेल्स को एक वर्टिकल अलाइनमेंट में ही रखना है, आप इन्हें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में रख सकते हैं, आप इन्हें इन्वर्ट भी कर सकते हैं। बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट्स बीइंग इन द पेस्ट फॉर्म दे डू नॉट कॉज एनी स्पिलेज। मोरओवर ये सेल चारों तरफ से सील्ड होते हैं, इनके अंदर पेस्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट होती है, तो वो कहीं से स्पिल नहीं होगी। तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस टाइप के सेल्स को यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं कमर्शियल सेल्स की एक इंपॉर्टेंट सब कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कमर्शियल सेल्स को यानी कि जो पोर्टेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उन्हें भी फर्दर दो कैटेगरीज में सब क्लासिफाई करा जा सकता है। कमर्शियल सेल्स कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू सब कैटेगरीज व्हिच आर नोन एज द प्राइमरी सेल्स एंड द सेकेंडरी सेल्स। कमर्शियल सेल्स यानी कि जो पोर्टेबल होते हैं, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो सेल्स भी दो सब कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं, द प्राइमरी सेल्स एंड द सेकेंडरी सेल्स, जिसमें से आज के वीडियो सेशन में हमारा मेन फोकस प्राइमरी सेल्स पे रहेगा। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल्स इज दैट, आपने देखा होगा कि जितने भी सेल्स, जितनी भी बैटरीज हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनमें से कुछ सेल्स सिंगल यूज के सेल्स होते हैं। दे आर जस्ट लाइक द यूज एंड थ्रो काइंड ऑफ सेल्स, जिन्हें एक बार हमने यूज कर लिया, वो वंस दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, उन्हें रिचार्ज करने के लिए कोई चार्जर नहीं बनाया गया, एक बार खत्म होने के बाद उन्हें थ्रो कर दिया जाता है एंड वी हैव टू परचेज द न्यू सेल्स। वहीं पे कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जो रिचार्जेबल होते हैं, जिनके लिए हमारे पास एक पोर्टेबल चार्जर भी होता है, हम उन्हें बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी ऐसे सेल्स यूज करते हैं जो सिंगल यूज वाले सेल्स होते हैं, जिन्हें रिचार्ज नहीं करा जा सकता, उन्हें प्राइमरी सेल्स कहा जाता है, और सेकेंडरी सेल्स कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दे कैन बी रिचार्ज्ड अगेन एंड अगेन। तो ये याद रखिए, सेकेंडरी सेल्स रिचार्जेबल होते हैं while the primary cells are non-rechargeable। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जिस तरह से सेकेंडरी सेल्स को रिचार्ज करने के लिए हमने एक चार्जर बनाया होता है, आपको मालूम है कि मोबाइल की बैटरी को यूज करने के लिए एक चार्जर बनाया गया होता है, बिल्कुल उसी तरह से क्या हम प्राइमरी सेल्स को रिचार्ज करने के लिए एक चार्जर नहीं बना सकते? द क्वेश्चन इज दिस कि प्राइमरी सेल्स नॉन रिचार्जेबल क्यों होते हैं, हम उन्हें रिचार्ज क्यों नहीं कर लेते, हम उनका एक चार्जर क्यों नहीं बना लेते सो दैट हमें उन्हें बार बार परचेज ना करना पड़े? तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल्स नॉन रिचार्जेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इन प्राइमरी सेल्स के अंदर जो सेल रिएक्शन होता है दैट इज एन इरिवर्सिबल सेल रिएक्शन। ये याद रखिए, अगर सेल्स के अंदर होने वाला रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा, यानी कि वंस द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड दोस प्रोडक्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू रिएक्टेंट, तो डेफिनेटली वो सेल रिचार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिचार्जिंग के टाइम पे हमें सेल रिएक्शन को रिवर्ट ही तो करना होता है। एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, अगर हम किसी तरह से उन प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में ला पाए तो सेल रिचार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्जिंग के टाइम पे रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट में चले जाएंगे, रिचार्जिंग के टाइम पे प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में ले आएंगे। तो जिन सेल्स के अंदर का सेल रिएक्शन रिवर्सिबल होगा वो तो सेकेंडरी सेल्स में क्लासिफाई करे जाएंगे, और जिन सेल्स के अंदर का सेल रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा व्हिच कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, तो वो सेल्स प्राइमरी सेल्स होंगे। और ऐसे ही प्राइमरी सेल्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का हमारा फोकस रहेगा प्राइमरी सेल्स के दो एग्जांपल्स पे। द टू वेरी कॉमनली यूज्ड प्राइमरी सेल्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो होते हैं ड्राई सेल एंड द मर्क्यूरी सेल। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ड्राई सेल आप सब लोगों को मालूम है, ड्राई सेल जो AA एंड AAA बैटरीज होती हैं वो सब ड्राई सेल्स होते हैं, जो हम टॉर्चेस में यूज करते हैं, वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, फ्लैश लाइट्स में यूज करते हैं, दोज आर ऑल ड्राई सेल्स। ड्राई सेल के बारे में याद रखना है आपने कि ड्राई सेल इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम जॉर्ज लेक्लांची जिन्होंने सबसे पहले लेक्लांची सेल बनाया था।
बट द ओनली लिमिटेशन ऑफ द लेक्लांची सेल वाज दैट कि लेक्लांची सेल में सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ड्राई सेल जैसी ही थी, बट द ओनली थिंग इज दैट कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने वेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में यूज करी थी। इसके अंदर एक ग्लास कंटेनर था जिसमें ऊपर से एक इलेक्ट्रोड हैंग हो रही थी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। उसके साथ वही प्रॉब्लम थी कि वो स्पिलेज कॉज कर सकता था, हम उसे किसी भी अलाइनमेंट में यूज नहीं कर पाते थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसी लेक्लांचे सेल के कंपोनेंट्स में एक पेस्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट यूज करनी स्टार्ट कर दी। ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि लेक्लांचे सेल में इलेक्ट्रोलाइट वेटेड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में यूज होती है, लेकिन ड्राई सेल में वही इलेक्ट्रोलाइट एक पेस्ट की फॉर्म में यूज होती है। तो याद रखिएगा, ड्राई सेल इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेक्लांचे सेल। आज की क्लास में सबसे पहले हम लेक्लांचे सेल स्टार्ट कर रहे हैं एंड देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड विद द मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज अ बटन सेल। मर्क्यूरी सेल वो सेल होता है जो हम कैलकुलेटर्स में और रेस्ट वॉचेस में यूज करते हैं। So let's start with the dry cell. Students, याद रखिए कि ड्राई सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ड्राई सेल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ड्राई सेल पहला कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। पहली बार हम सेल को एक नॉन कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट की तरफ ला रहे थे, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे सामने कि किस तरह से कॉम्पैक्टनेस लाई जाए, किस तरह से वेट उसका कम करा जाए। तो बहुत सारे इनोवेशंस इस ड्राई सेल को बनाने में यूज करे गए। सो जब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनोवेशंस करेगा ड्राई सेल को बनाने में, तो आपको काफी इंटेलेक्चुअल और इंप्रेसिव लगेगा, आपको काफी अच्छा लगेगा कि किस तरह से साइंटिस्ट ने विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से सेल में कॉम्पैक्टनेस और सेल में एक लाइटर नेचर डेवलप करी। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है जो सेल्स बनाए गए थे, द नॉन कमर्शियल सेल्स, जैसा हमने डेनियल सेल पढ़ा, उसमें दो अलग अलग कंटेनर्स होते थे। दो कंटेनर्स में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होती थी और उन इलेक्ट्रोलाइट्स में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स इमर्स करनी होती थी। बट यू ऑल नो कि अगर हम दो अलग अलग कंटेनर्स लेंगे, उनमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इमर्स करेंगे, बाहर से वायरिंग भी लूज होगी, ऊपर से बीच में एक सॉल्ट ब्रिज भी लगा होगा। ऐसा सेल, ऐसी डिवाइस पोर्टेबल नहीं होती। दो अलग अलग कंटेनर को लेकर घूमना इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। ठीक है, तो ये याद रखिए, सबसे पहला चैलेंज प्राइमरी सेल्स को बनाते वक्त या कमर्शियल सेल्स को बनाते वक्त साइंटिस्ट के सामने यह आया कि ये दो अलग अलग कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट को ओवरकम कैसे करा जाए। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ एक सिंगल कंटेनर के अंदर ही पैक कर दिया जाए? जितने भी सेल्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में आज की डेट में यूज करते हैं, उनमें से आप नहीं देखेंगे किसी में दो कंटेनर्स, उन सब में सिंगल कंटेनर होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड वी नो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रोड दो अलग अलग कंटेनर में होने ही चाहिए, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप होने ही चाहिए। तो फिर वो चीज कैसे एक सिंगल सिस्टम के अंदर पैक करी जाए? तो बहुत सोचा गया कि दो अलग अलग कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट को कैसे ओवरकम करा जाए, और अल्टीमेटली ये कॉन्क्लूड करा गया कि हम कंटेनर्स दो ही रखेंगे, बट क्यों ना हम ऐसा करें कि एक कंटेनर बड़े साइज का बना लें और एक कंटेनर छोटे साइज का बना लें, और उस छोटे कंटेनर को बड़े कंटेनर के अंदर ही रख दें। तो अगर हम कंटेनर के अंदर कंटेनर रख दें तो बाहर से वो पूरा सिस्टम एक सिंगल कंटेनर नजर आएगा, बट प्रैक्टिकली तो उसके अंदर दो कंटेनर होंगे। तो देखिए, पहली इनोवेशन करी गई ड्राई सेल को बनाने के लिए कि ड्राई सेल के अंदर दो कंटेनर्स यूज करे जाते हैं। एक कंटेनर जो आउटर कंटेनर होता है दैट इज रिलेटिवली बिगर इन साइज, और उस बड़े कंटेनर के अंदर एक छोटा कंटेनर प्लेस कर दिया जाता है। दिस इज द इनर कंटेनर। अब मैं इसे डॉटेड लाइन से क्यों बना रहा हूं, मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको। तो कंटेनर के अंदर कंटेनर रख दिया गया। तो पहली इनोवेशन तो ये कि दो अलग अलग कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट को इस तरह से ओवरकम करा गया कि हमने कंटेनर के अंदर कंटेनर रखने स्टार्ट कर दिए। दूसरा, फिर हमें सेल को हल्के से हल्का भी बनाना है, लाइट इन वेट होना चाहिए। उसके लिए हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि इसके अंदर हमें कम से कम चीजें यूज करनी पड़े ताकि सेल ज्यादा एक्सपेंड ना हो, हल्का भी रहे। तो अब देखो, हमारे सामने ये भी प्रॉब्लम थी कि इन दोनों कंटेनर के अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स इमर्स करनी है। अब दो इलेक्ट्रोड और इमर्स कर देंगे तो थोड़ा हैवीनेस आ जाएगी सेल में, भारी हो जाएगा सेल। तो अल्टीमेटली ये सोचा गया कि इलेक्ट्रोड्स के कॉन्सेप्ट को ओवरकम कैसे करा जाए। सेल को हल्के से हल्का बनाने की कोशिश थी साइंटिस्ट की। तो सेल को हल्का बनाने के लिए एक सेकेंड इनोवेशन ये करी गई कि हमने सोचा क्यों ना ये जो कंटेनर है, द आउटर कंटेनर, ये इलेक्ट्रोड का ही बना लें, सो दैट हमें इसके अंदर अलग से इलेक्ट्रोड इमर्स ना करनी पड़े।
तो ये याद रखिएगा, ड्राई सेल के अंदर ये जो कंटेनर होता है ये इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोड का बना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ड्राई सेल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं। ड्राई सेल में ये याद रखिएगा, ड्राई सेल के अंदर जो एनोड होती है दैट इज द जिंक कंटेनर। जिंक का कंटेनर एनोड की तरह एक्ट करता है। कैथोड इज ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड। इलेक्ट्रोलाइट इज a paste of NH4Cl plus ZnCl2, and the voltage, basically the EMF of this cell is 1.5 volt। बट ये EMF है, इतना मिलेगा नहीं। आपको पता है कि प्रैक्टिकली तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन कर पाते हैं, इसमें कुछ वेस्टेज होगी, डेप्रिसिएशन होगी, और नियरली 1.25 या 1.35 के आसपास वोल्टेज हमें इस पे से अटेन होगी। तो एनीवेज देखिए, मैंने आपको बताया जिंक कंटेनर एनोड की तरह एक्ट करता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो आउटर कंटेनर हमने लिया ना, ये जिंक का ही बना लिया। हमने सोचा कंटेनर खुद ही इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता रहेगा, सो दैट हमें उसके अंदर अलग से इलेक्ट्रोड इमर्स नहीं करनी पड़ेगी। तो लेट अस लेबल दिस इज द जिंक कंटेनर एक्टिंग एज एनोड। अंदर वाला कंटेनर किस चीज का बना हुआ है? देखिए, इससे पहले कि मैं अंदर वाला कंटेनर बताऊं आपको किस चीज का बना हुआ है, यू शुड नो कि एक तीसरा इनोवेशन क्या करा गया। देखिए, आपको यह भी पता है कि दो अलग अलग कंटेनर्स के बीच में सर्किट पूरा करने के लिए और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक सॉल्ट ब्रिज भी कनेक्ट करना पड़ता था। सॉल्ट ब्रिज आपको याद होगा एक बहुत एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता था कि सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू आयंस, टू सॉल्यूशंस। दोनों सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करवाता था। तो हमने सोचा कि अब इन कंटेनर से इस कंटेनर के बीच में अगर हम एक सॉल्ट ब्रिज यूज करेंगे तो सॉल्ट ब्रिज से सेल फिर भारी हो जाएगा, हमें सेल को हल्के से हल्का बनाना है। तो उस सॉल्ट ब्रिज के कॉन्सेप्ट को ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, हमने क्या सोचा कि क्यों ना ये जो अंदर वाला कंटेनर है ये किसी पोरस मटेरियल का ले लिया जाए, किसी ऐसे पोरस मटेरियल का जिसमें छोटे छोटे पोर्स हों, सो दैट आयंस एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज हो पाए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाए, हमें सॉल्ट ब्रिज यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। एंड दैट्स व्हाई ये जो अंदर वाला कंटेनर है दिस इज अ पोरस मेम्ब्रेनस कंटेनर। ये एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन का, या आप कह लीजिए कोई पार्चमेंट शीट, मसलिन क्लॉथ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी एक परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई जा सकती है। तो किसी भी परमिएबल मेम्ब्रेन का या किसी भी एक पोरस पेपर का कंटेनर बना लिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, जो आउटर कंटेनर है वो तो मेटालिक कंटेनर है, जिंक का बना हुआ है, खुद एनोड की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जो अंदर वाला कंटेनर है, द स्मॉलर कंटेनर, वो मेटालिक कंटेनर नहीं है, वो एक पोरस पेपर कंटेनर है। पोरस शीट भी हो सकती है, पोरस बोर्ड भी हो सकता है, कार्डबोर्ड, या कोई पोरस मेम्ब्रेन भी हो सकती है, बट समथिंग पोरस, अ वेरी थिन पोरस कंटेनर। तो अंदर वाला एक पोरस मेम्ब्रेन का कंटेनर है। लेट अस राइट इट एज पोरस मेम्ब्रेनस कंटेनर। आप बहुत जगह देखेंगे इस पोरस मेम्ब्रेनस कंटेनर को सेपरेटर भी कहा जाता है, सेपरेटर। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पे। देखिए, ये जो अंदर वाला पोरस कंटेनर है इसके सेंटर में एक ब्लैक कलर की ग्रेफाइट रॉड इमर्स करी जाती है। सो दिस इज ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट कैथोड। अब इलेक्ट्रोलाइट्स पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में याद रखिएगा, ये जो आउटर वाला कंटेनर है, द जिंक कंटेनर, दिस इज फिल्ड विद अ पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट फिल कर दिया जाता है। एंड द इनर कंटेनर, दिस इनर कंटेनर इज फिल्ड विद द सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड के आसपास जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, द इलेक्ट्रोलाइट विद इन दिस पोरस मेम्ब्रेनस कंटेनर, ये इलेक्ट्रोलाइट होती है अ मिक्सचर ऑफ MnO2 एंड कार्बन पाउडर।
So this is MnO2 plus carbon powder. Let us mark it once again. तो दिस इज अ सिंपल कंस्ट्रक्शन. अब ये सेल ऊपर से सील कर दिया जाता है एंड एट द सेंटर ऑफ दिस ग्रेफाइट रॉड, एट द टॉप ऑफ दिस ग्रेफाइट रॉड एक ब्रास कैप लगी होती है. सो आपको ये ब्रास कैप बाहर से भी दिखती है, ये सर्किट में प्लेस करने के, सर्किट में फिट करने के काम आती है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई सेल. ड्राई सेल के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए. 3 बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशंस जो हमने कॉम्पैक्टनेस लाने के लिए, लाइट इन वेट रखने के लिए यूज करी. सबसे पहली इनोवेशन तो ये कि कंटेनर के अंदर कंटेनर रखना स्टार्ट कर दिया. एक कंटेनर बड़े साइज का बनाया गया, दूसरा कंटेनर छोटे साइज का बनाया गया और छोटे कंटेनर को बड़े कंटेनर के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया. दूसरी इनोवेशन ये कि सेल को हल्का रखने के लिए हमने आउटर कंटेनर इलेक्ट्रोड का ही बनाना स्टार्ट कर दिया, सो दैट हमें उसके अंदर अलग से इलेक्ट्रोड इमर्स ना करनी पड़े. और तीसरी इनोवेशन ये कि सॉल्ट ब्रिज अलग से इमर्स ना करना पड़े, इसलिए हमने अंदर वाला कंटेनर एक पोरस मेम्ब्रेन का कंटेनर, एक पोरस पेपर का कंटेनर बनाया, सो दैट ये आयंस एक दूसरे की तरफ इस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो सके टू मेंटेन द न्यूट्रलाइजेशन और सर्किट भी कंप्लीट रह सके. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट 3 इनोवेशंस जो इस ड्राई सेल को बनाते वक्त फॉलो करे गए. इन इनोवेशंस को याद रखिएगा. नाउ वंस वी हैव डिस्कस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ड्राई सेल, नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ दिस ड्राई सेल. अब देखते हैं कि इस सेल रिएक्शन के अंदर क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, इस ड्राई सेल के क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है. वर्किंग मींस इसके एनोड और कैथोड के रिएक्शंस क्या होते हैं. अब इससे पहले कि हम वर्किंग डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक सी चीज बता दूं मैं आपको कि जब भी आप किसी सेल के रिएक्शंस लिखते हैं ना, तो प्रेफर करा करिए कि सबसे पहले रिएक्शन एनोड पे लिखा जाए, क्योंकि यू नो कि कैथोड पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. कैथोड हमेशा रिडक्शन अंडरगो करती है एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इलेक्ट्रॉन गेन तभी तो होंगे जब वो कहीं से लूज होकर आए होंगे. तो इट इज बेटर कि पहले आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएं, पहले आप ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसके बाद वो दिखाएं कि वो सिंक कहां पे हो रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कहां पे हो रहे हैं. तो सबसे पहला रिएक्शन हम किसी भी सेल में एनोड पे दिखाते हैं, तो यहां पे भी देखते हैं एनोड का क्या रिएक्शन होगा. देखिए, एट एनोड वी ऑल नो कि ड्राई सेल के अंदर जिंक का कंटेनर खुद एनोड एक्ट कर रहा है, तो एनोड पे ये रिएक्शन होगा, Zn solid will produce Zn2 positive aqueous plus 2 electrons. ये जिंक का कंटेनर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिकम्पोज होता जाएगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस बनता जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके कैथोड की तरफ शिफ्ट करता जाएगा. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएंगे. हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा. अब देखिए, कैथोड पे MnO2 प्लस कार्बन पाउडर एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करा है हमने. याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसी MnO2 के थ्रू गेन करे जाएंगे. MnO2 में Mn will undergo the reduction. तो देखिए, कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन के गेन के हिसाब से ही इक्वेशन की बैलेंसिंग दिखा रहा हूं. देखिए, 2 मोल्स ऑफ MnO2 will gain 2 electrons in presence of ammonium ions. ये याद रखिए, अमोनियम आयंस हमें इस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से मिल रहे हैं, NH4Cl से अमोनियम आयंस मिल रहे हैं. उन्हीं अमोनियम आयंस की प्रेजेंस में MnO2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होंगे, द गैसियस अमोनिया, प्लस 2 मोल्स ऑफ MnOOH. दिस MnOOH is known as the reduced manganese oxide, क्योंकि मैंगनीज का रिडक्शन हुआ है. आप देखिए, ये था मैंगनीज ऑक्साइड, और मैंगनीज ऑक्साइड जब अमोनियम आयन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो बन जाता है रिड्यूस्ड मैंगनीज ऑक्साइड. तो मैंगनीज का यहां पे रिडक्शन हुआ है. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि गैसियस अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस सेल के अंदर. अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गई सेल की वर्किंग. अगर आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करके ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं. उसमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, एक नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा, बट उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती ड्राई सेल के अंदर. ड्राई सेल के अंदर आपको इंडिविजुअल एनोड और कैथोड के रिएक्शंस याद रखने हैं.
बट अलोंग विद दिस रिएक्शन 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स ड्राई सेल से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, जो एज अ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स कि हमने यहां पे कॉम्पैक्टनेस लाने के लिए, लाइट इन वेट रखने के लिए जिंक का कंटेनर खुद ही एनोड की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब उससे ड्रॉबैक ये होगा कि अगर जिंक का कंटेनर खुद एनोड की तरह एक्ट करेगा एंड वी नो कि Zn एनोड पे Zn2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिंक का कंटेनर Zn2 प्लस एक्वस बनने की वजह से टाइम के साथ साथ गलता जाएगा, इसमें होल्स डेवलप होते जाएंगे। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर इस जिंक के कंटेनर में विद द पैसेज ऑफ टाइम होल्स डेवलप होते गए तो इन होल्स में से चार्ज लीक करने लगेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट लीकेज ऑफ चार्ज सेल की एफिशिएंसी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी, बहुत रैपिडली डिक्रीज होगी। तो ये याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट लीकेज ऑफ चार्ज दिस आउटर जिंक कंटेनर इज प्रोवाइडेड विद एन आउटर स्टील कवरिंग। ये जो जिंक का कंटेनर है इसके ऑल अराउंड एक आउटर स्टील कवरिंग, एक स्टील की फॉइल रैप अराउंड कर दी जाती है इस कंटेनर के ऑल अराउंड, सो दैट चार्ज की लीकेज को प्रिवेंट करा जा सके, चार्ज की लीकेज को मिनिमाइज करा जा सके। जब भी आप ड्राई सेल अपने हाथ में होल्ड करते हो तो आपकी फिंगर्स जिस आउटर सरफेस को टच करती हैं वो जिंक का कंटेनर नहीं होता, वो तो ऊपर एक फॉइल्ड स्टील रैप होता है, स्टील की एक फॉइल होती है। अगर आप उस फॉइल को अनरैप करेंगे तो अंदर एक ग्रे कलर का कंटेनर निकलेगा, जिंक का कंटेनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीज याद रखिएगा कि जिंक कंटेनर इज प्रोवाइडेड विद एन आउटर स्टील कवरिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ चार्ज। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ड्राई सेल में यू कैन सी कि अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, गैसियस अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। अब इस गैसियस अमोनिया से दो ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। पहला ड्रॉबैक तो ये कि ये गैसियस अमोनिया इस कैथोड के चारों तरफ आके एक्यूमुलेटेड हो जाती है, या ये कह लीजिए सिंपल टर्म्स में इस ग्रेफाइट की रॉड के ऑल अराउंड गैसियस अमोनिया एडजॉर्ब्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये ग्रेफाइट की रॉड इंसुलेटेड हो जाएगी। ग्रेफाइट के रॉड के ऑल अराउंड अगर अमोनिया गैस एक्यूमुलेटेड हो गई, उसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई, तो ग्रेफाइट की रॉड इंसुलेटेड हो जाएगी और ग्रेफाइट की रॉड के इंसुलेशन होने की वजह से सेल रिएक्शंस में हिंड्रेंस आएगी, सेल की एफिशिएंसी रिड्यूस्ड हो जाएगी, सेल की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। सो इसलिए इस अमोनिया को कंज्यूम करना, इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इस अमोनिया के एक्यूमुलेशन से यह भी हो सकता है कि जब इस छोटे से क्लोज पैक्ड कंटेनर के अंदर गैसियस अमोनिया बिल्डअप होती जा रही है तो विद द इंक्रीज इन दैट गैस प्रेशर सेल एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट एक्सप्लोजन एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इंसुलेशन ऑफ दिस ग्रेफाइट रॉड, इस अमोनिया को कंज्यूम करना जरूरी था। और इसी अमोनिया को कंज्यूम करने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट में ZnCl2 यूज करा। इस ZnCl2 का पर्पस यही होता है कि ये ZnCl2 सारी की सारी अमोनिया को कंज्यूम करके एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सो दैट अमोनिया गैसियस फॉर्म में नहीं रहती और वो सॉलिड कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर ही इकट्ठा होता जाता है। देखिए, ZnCl2 will combine with 4 moles of ammonia to produce ZnNH3(4) Cl2. So this is a complex, ये एक सॉलिड कॉम्प्लेक्स है जो सेल के अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा और इसके बनने से अब ये गैसियस अमोनिया सारी की सारी कंज्यूम्ड हो जाएगी, जिससे ना ही हमारी ग्रेफाइट रॉड इंसुलेटेड होगी और ना ही सेल के एक्सप्लोजन का डर रहेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे। इसके अलावा एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है जो सेल से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, बट उसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। इनफैक्ट वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसका आंसर फाइंड आउट करके या लॉजिकली खुद उसका आंसर सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ड्राई सेल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि द ड्राई सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम इवन इफ द सेल इज नॉट बीइंग यूज्ड। अगर हम ड्राई सेल को यूज नहीं भी करते ना, तो याद रखिएगा हर सेल की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप सेल को सिंपली बस मार्केट से परचेज करके लाके रख लो, उसे किसी सर्किट में यूज ना करो, तो भी आप देखेंगे आफ्टर सर्टेन टाइम वो सेल एग्जॉस्टेड हो जाएगा, सेल खत्म हो चुका होगा। अगर उसकी एक्सपायरी डेट के बियॉन्ड आप उसे यूज करेंगे तो आपको उससे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हमने सेल को यूज कभी करा ही नहीं तो वो रखे रखे कैसे खत्म हो गया, रखे रखे कैसे एग्जॉस्टेड हो गया। कोई भी सेल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म क्यों हो जाता है अगर हम उसे यूज ही नहीं करते?
तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मुझे इसका आंसर फाइंड आउट करके पॉजिटिवली कमेंट बॉक्स में देना है कि द ड्राई सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम इवन इफ द सेल इज नॉट बीइंग यूज्ड विद इन एनी सर्किट। अगर हम सेल को किसी सर्किट में लगा के यूज नहीं करते, सेल को ऑपरेशन में नहीं लेते, तो भी सेल खत्म क्यों हो जाता है। सो एनीवेज, दिस वाज द कांसेप्ट रिलेटेड टू द ड्राई सेल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमर्शियल प्राइमरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हिच इज द मर्क्यूरी सेल। इस ड्राई सेल के रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, इसीलिए ड्राई सेल रिचार्ज नहीं करा जा सकता, और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारा अगला सेल विच इज अ हाईली कॉम्पैक्ट सेल कॉल्ड मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सेल होता है स्टूडेंट्स। इसका डायग्राम हमारे लिए रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे इसके सेल रिएक्शंस पे फोकस करेंगे और मर्क्यूरी सेल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस ध्यान दीजिए। स्पेसिफिकेशंस में याद रखिएगा कि मर्क्यूरी सेल के अंदर जो एनोड होती है, एनोड इज जिंक अमेलगम। अमेलगमेटेड जिंक मतलब जिंक के अंदर मर्करी मिक्स कर दी गई है। कैथोड इज HgO। इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH प्लस ZNO। कोई एल्कली ले लिया जाता है NaOH या KOH और उसके साथ ZNO एक पेस्ट की फॉर्म में ले लिया जाता है। एंड द वोल्टेज इज 1.35, बट अगेन दिस इज द EMF, इतना मिलेगा नहीं आपको, इसका नियरली 65 to 70% ही ऑब्टेन हो पाएगा। देखिए, इसका सेल रिएक्शन देखते हैं सीधे। डायग्राम तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक सेल की रिप्रेजेंटेशन इस 2 डायमेंशनल प्लेन पे बना पाएं। सेल का डायग्राम आपको एक स्केचेबल डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा। आपको किसी बुक में अगर इस सेल का डायग्राम मिलेगा भी तो वो एक बेसिकली एक 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा। सो इसलिए इसका डायग्राम आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपसे कभी किसी एग्जाम में इसे ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। सीधे रिएक्शंस पे फोकस करिए। देखिए, एट एनोड, यहां पे भी एनोड जिंक की बनी हुई है, बट द ओनली थिंग इज दैट कि जिंक की रिएक्टिविटी को थोड़ा कम करने के लिए हमने उसे इंप्योर कर दिया बाय एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मर्करी इन इट। रिएक्शन ये होगा कि Zn सॉलिड, देखो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ऑल्दो ये जिंक अमेलगम है, इसके अंदर मर्करी मिली हुई है, लेकिन जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो Zn ही लिखेंगे। इसके अंदर मर्करी फॉर्मूले में नजर नहीं आएगी आपको, थ्योरेटिकली याद रखिए इसके अंदर मर्करी मिली हुई है। तो दिस Zn solid will react with 2 OH negative ions from electrolyte। ये देखिए KOH के डिसोसिएशन से मिलते हैं OH negative ions and it forms ZNO plus H2O plus 2 electrons। तो एनोड पे आप देख सकते हैं यहां पे Zn की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ZNO में Zn+2 में चला गया, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा। तो एट कैथोड, कैथोड पे, कैथोड इज मेड ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO विल रिएक्ट विद दिस वाटर एंड इलेक्ट्रॉन। ये वाटर की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू प्रोड्यूस Hg प्लस 2OH नेगेटिव। अब देखिए HgO विल रिएक्ट विद वाटर एंड इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म प्योर मर्करी। HgO का रिडक्शन हो गया मर्करी में और OH नेगेटिव रीजनरेट हो गए। अगर हम इन दोनों को ऐड करके एक ओवरऑल सेल रिएक्शन बनाएं तो देखिए स्टूडेंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, 2OH नेगेटिव से कैंसिल हो जाएंगे एंड द नेट सेल रिएक्शन विल कम आउट टू बी Zn solid प्लस HgO गिव्स ZNO प्लस Hg। दिस Hg इज इन लिक्विड फॉर्म, आपको पता है मर्क्यूरी लिक्विड होती है। तो ये याद रखिए, दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन एंड दिस इज अ वेरी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। You can see कि जिंक being more reactive than mercury, जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से मर्करी को डिस्प्लेस करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है। तो ये आपको मर्करी सेल से रिलेटेड याद रखना है। अब बिसाइड्स दिस, मर्करी सेल और ड्राई सेल से रिलेटेड एक और कंपैरेटिव क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए।
स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो ड्राई सेल होते हैं, से वॉल क्लॉक में हम जो ड्राई सेल यूज करते हैं, किसी भी ड्राई सेल की जो वोल्टेज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है। आप देखोगे कि जब ड्राई सेल वीक हो जाता है तो घड़ी का टाइम भी पीछे हो जाता है। ड्राई सेल जब नया होता है तो वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज देता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वोल्टेज कम होती जाती है, वो वीक होता है, फिर और वीक होता है, फिर और वीक होता है, और वीक होते होते एक दिन ड्राई सेल खत्म हो जाता है। तो ड्राई सेल की वोल्टेज विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, फेड होती जाती है। बट अनलाइक द ड्राई सेल, मर्करी सेल प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अनलाइक अ ड्राई सेल, व्हाई डज अ मर्करी सेल प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। स्टूडेंट्स, आप लोग कभी नहीं देखेंगे कि जिस तरह से सेल के वीक होने पे वॉल क्लॉक में टाइम पीछे हो जाता है, उसी तरह से मर्करी सेल के वीक होने से रिस्ट वॉचेस में कभी टाइम पीछे नहीं होता। इनफैक्ट रिस्ट वॉचेस में आपने देखा होगा कि रिस्ट वॉचेस जब सेल खत्म होता है तो वो रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि टाइम पीछे हो गया, घड़ी पीछे हो गई। ठीक है, सेल वीक नहीं होता, मर्करी सेल धीरे धीरे करके खत्म नहीं होता, एट एन इंस्टेंट एक बार में खत्म हो जाता है, लेकिन अपने लास्ट मूवमेंट तक जब तक चलता है एक प्रॉपर वोल्टेज देता है। तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मर्करी सेल की वोल्टेज फ्लक्चुएट क्यों नहीं होती, ड्राई सेल की तरह वो डिक्रीज क्यों नहीं होती, व्हाई डज इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। देखिए, इसका आंसर अगर आप कहीं पे बुक्स में पढ़ेंगे तो एक बहुत सिंपल सी लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी कि मर्करी सेल प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम because its overall cell reaction does not contain any ionic concentration। कोई आयनिक टर्म, कोई आयन नजर नहीं आ रहा, कोई आयनिक स्पीशीज आपको नजर नहीं आ रही इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में, इसलिए सेल एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है। बट इस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आयनिक टर्म नजर नहीं आ रही तो क्या हो गया, उससे कांस्टेंट वोल्टेज का क्या रिलेशन है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी नर्स्ड इक्वेशन में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि किसी भी सेल की जो वोल्टेज होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने इलेक्ट्रोड को कितना मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन में डिप करा हुआ है। आप ये तो मानते हैं ना कि सेल की वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन पर जरूर डिपेंड करेगी, और जनरली ज्यादातर सेल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज्ड अप होती रहती है, चेंज होती रहती है, और इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन में चेंज आने की वजह से वोल्टेज भी ड्रॉप होती रहती है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट बनी होती है। आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई आयन नजर क्यों नहीं आ रहा। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट हम KOH यूज कर रहे हैं, KOH में OH नेगेटिव आयंस है। आपने देखा कि एनोड पे 2 OH नेगेटिव कंज्यूम हुए, लेकिन कैथोड पे वही 2 OH नेगेटिव फिर प्रोड्यूस भी हो गए। यानी कि जितनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन एनोड पे यूज्ड अप हो रही है, उतनी ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन कैथोड पे रिप्रोड्यूस हो रही है। इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट बनी रहेगी, और क्योंकि जितने आयन कंज्यूम हुए उतने आयन प्रोड्यूस हो गए, इसलिए ऐड करते वक्त ये दोनों कैंसिल हो गए और ओवरऑल सेल रिएक्शन में आपको कोई आयन नजर नहीं आया। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई आयन नजर ना आने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट बनी हुई है, आयनिक कंसेंट्रेशन में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा, और जब तक आयनिक कंसेंट्रेशन में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा तब तक वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मर्करी सेल एक कांस्टेंट वोल्टेज इसलिए देता रहता है अपने पूरे लाइफ टाइम में, क्योंकि मर्करी सेल के यूसेज के टाइम के, उसकी डिस्चार्जिंग के टाइम पे उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द डिटेल्स रिगार्डिंग द 2 प्राइमरी सेल्स। दोनों ही सेल्स जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करे, द ड्राई सेल एंड द मर्करी सेल, ये दोनों नॉन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं। इनके सेल रिएक्शन को रिवर्ट नहीं करा जा सकता, इरिवर्सिबल सेल रिएक्शन होता है, दैट्स व्हाई इनका कोई चार्जर नहीं होता। दे आर द यूज एंड थ्रो काइंड ऑफ सेल्स। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास। आज के इस वीडियो सेशन को हम यहीं रैप अप करेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में मैंने आपको प्राइमरी सेल्स करवाए, अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम सेकेंडरी सेल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।